चलिए, बजट राजस्थान सरकार का आपने देखा लगभग 3 घंटे का बजट एक इतिहास रचा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और होना भी था क्योंकि चुनावी साल का बजट है। लेकिन बजट पे क्या इंपैक्ट है, और हमारे साथ जो पैनलिस्ट सुबह से इस बजट को सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो में, उनसे हम चर्चा करेंगे क्या कुछ इस बजट में दिखाई दे रहा है। रामपाल जाट हमारे साथ में, एग्रीकल्चर का बजट, उसी को लेकर चाहूंगा कि अलग से बजट नहीं है, उसी में एक पार्ट पढ़ा गया है, लेकिन बजट कैसा है? हमने एक मापदंड रखा कृषि बजट के संबंध में, खेत को पानी, फसल को दाम। तो फसल को दाम के विषय में तो ये बजट चुप है जी। कहीं चर्चा ही नहीं है। दूसरा जो खेत को पानी है उसमें ERCP को हमने चाहता है साल 27,000 करोड़ देना, उसमें से उन्होंने दिया आधा बजट। बाकी जो यमुना का जल है जो जयपुर, सीकर, झुंझुनू और नागौर तक को मिल सकता है, उसके बारे में बजट चुप है। इस कारण से कई घोषणाएं अच्छी है, जैसे हमने राजस्व कानून में संशोधन की बात कही, नामांतरण में भ्रष्टाचार मुक्त हो उसको लेकर उन्होंने आज घोषणा की, ये अच्छी घोषणा है। इसी ढंग से खेती का खर्चा घटाने के लिए किसानों को बिजली फ्री देना 2000 यूनिट तक, ये अच्छी घोषणा है। तो कुछ घोषणा अच्छी है। इसी ढंग से जो लंपी में गायों की मृत्यु हुई उनको मुआवजा देना, ये अच्छी घोषणा है। ये अच्छी घोषणा होती हुई भी हम चाहते थे कि हम खुद सबल बने, संबल हमारे खुद का संबल हम लें, दूसरे का नहीं। तो जो हम आत्मनिर्भरता चाहते थे, उसके लिए जो फसल की दाम है वो चाहते थे, वो बजट में नहीं आया। और हमने लगातार 3 वर्ष से लगातार इसकी मेहनत की, उसके उपरांत भी इस बार फिर किसानों को निराश किया फसल के दाम के संबंध में। लेकिन बहुत सारी घोषणाएं की है मुख्यमंत्री ने, 2-3 बार कहा भी कि किसान और खेती हमारी GDP में बड़ा योगदान रखते हैं, इस लिहाज से उन्हें बजट समर्पित कर रहे हो, फिर आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। योगेंद्र जी, जितने भी बजट आते हैं केंद्र को कि राज्य को, हर बजट किसानों को समर्पित रहता है, लेकिन किसानों को मिलता क्या है यह देखने वाली। एक मोटे अनाज की बात की गई है, एग्रीकल्चर जो लैंड है उस पे मकान बना सकते हैं, उसके लिए ऋण की बात की गई है, ऐप के जरिए गिरदावरी की बात की गई है, स्मार्ट सिस्टम लागू किया जाएगा, पशुपालकों के लिए लंपी में जो पशु मर गए उनको 4000 रुपए प्रति पशु मिलेगा। कुछ ऐसी घोषणाएं जिनसे कह सकते हैं कुछ राहत मिलेगा। निश्चित रूप से कई घोषणा मैंने गिनाई भी आपको, अच्छी घोषणा है, लेकिन हम जो चाहते थे किसान स्वयं के पैर पर खड़ा हो और वो अन्नदाता बना रहे, इस दिशा में बजट में जो लाना चाहिए था उसको फसलों को दाम मिले, वो नहीं है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। नीलम मित्तल जी हमारे साथ में, 40 की वाइस प्रेसिडेंट है। नीलम जी, क्या कुछ कहेंगी बजट पे? बजट में कुछ मिली जुली चीजें देखने को मिली, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने सप्तऋषि बजट दिया था, तो हर एक सेक्टर पे फोकस किया गया था। उन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम, ये आधार रखा है बजट का। नहीं, आधार रखने से कुछ नहीं होता ना, लेकिन आपका जो पेन पॉइंट है आपकी राजस्थान की जनता का, जब मैं MSME डिपार्टमेंट की बात करूं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, वहां पे कोई राहत की कोई भी चीज हमें सामने दिखाई नहीं दी। इस बजट में ऐलान किया महिलाओं के लिए, ऐलान किया इन्होंने बेरोजगारों के लिए, ऐलान किया इन्होंने शिक्षा पे, जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मैं अपने सेक्टर की बात करूं तो MSME और अगर इसकी अपनी MSME डिपार्टमेंट और किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कुछ भी स्पेशली डॉक्यूमेंट्री कोई भी जो इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकता है, उसमें इस बजट का कोई भी प्रावधान नहीं है। वैट एमनेस्टी के लिए कहा गया है कि जल्दी से जल्दी उनका निपटारा कर सकेंगे, बट प्रोविजन नहीं आया है ना। मतलब कर सके में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। टाइम पीरियड दिया है शायद 3 सप्ताह का, ऐसा 3 सप्ताह का दिया, जब वो आएगा तब अपन इस पे बात करेंगे। चलिए, विष्णु कोलवाल जी हैं, व्यापारी हैं। विष्णु जी, बजट पे व्यापार उद्योग में कुछ राहत की खबर कही जा सकती है यहाँ? देखिए योगेंद्र जी, मैं पूर्व में भी ये कहा था कि अभी ये बजट अभी आया है, इसको किसी व्यक्ति ने इसको देखा नहीं है बजट को, क्योंकि हमारे पास बजट की कॉपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है बजट हमारे राज्य का बहुत बढ़िया आया, कांग्रेस कहती है हमारे राज्य का बहुत बढ़िया बजट। व्यापारी के लिए कोई बजट नहीं है, व्यापारी पर तो सिर्फ टैक्स लगाए जाते हैं और व्यापारी हित में कोई बजट नहीं आया। आज भी ये बजट देख लीजिए, इसमें व्यापारी के लिए कुछ भी शब्द नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने। इन्होंने ये कहा 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। भाई ये भारतवर्ष एक है ना, तो राजस्थान तो एक है ना, तो प्रत्येक को मिलना चाहिए 500 का सिलेंडर। ये आज उज्जवल योजना के लोगों को 500 का सिलेंडर देंगे, इस देश को बांटना चाहते हैं कि जातिवाद में ही लोग, हम ये लगातार बोल रहे हैं। जाति को आधार नहीं बनाया इसमें, देख क्या आधार बनाया, उज्जवल योजना में जो लोग हैं सर, इस अब जो लोग आना चाहते हैं उसका क्या होगा? सर व्यापारी हित का बजट नहीं है, व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है।
न किसी भी व्यापारी का, किसी भी संगठन का इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये बजट एक चुनावी घोषणा पत्र है, इसको बजट नहीं कहा जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास में। पारुल भार्गव जी हमारे साथ में एजुकेशनलिस्ट हैं, मैं उनके पास में जाऊंगा। पारुल जी, क्या माने बजट में? सर, बजट में बोला गया है कि 100 से भी ज़्यादा रोज़गार के लिए जॉब फेयर्स लगेंगे, जो लड़कियां हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। सर, बेसिकली तो हम एजुकेशन पे बात करें ना, स्कूटी से क्या होगा जब एजुकेशन की बात होगी। कहा है कि 8वीं तक पहले फ्री था, 12वीं तक फ्री हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या है? हुआ है क्या 12वीं तक फ्री? मुझे तो नहीं लगता है। और कितनी जनसंख्या आरटीई के अंदर बोला है उन्होंने कि 8वीं तक जो एजुकेशन थी प्राइवेट स्कूल्स में, वो अब 12वीं तक, 8वीं तक तो मिल ही रही है। 8वीं तक मिल रही है सर, मैं भी वही कह रही हूँ कि 12वीं तक करा है, लेकिन जितने भी, अगर हम बेरोजगारों की बात करेंगे, जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए क्या? आज मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरे लिए क्या गया है? मेरे लिए क्या दिया गया है? हम विद्यार्थियों को सम्मान की बात करते हैं, तो सम्मान से तो सर रोजगारी नहीं चलती है। दूसरी बात, अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो सिर्फ एक स्कूटी देने से क्या विद्यार्थी पढ़े लिखे बन जाएंगे? फिर रोजगारी का क्या करेंगे? बेरोजगार को क्या करेंगे? पारुल जी, एक बात और कही गई है, राजीव गांधी एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप की बात की गई है, 200 स्टूडेंट्स को दिया जाता है, उसका दायरा 500 किया है। फॉरेन कोई भी बच्चा जाएगा उसका सारा खर्चा सरकार उठाती है। एक उन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ, पहले बहुत सारे बच्चों को लाभ मिला, तो ये दायरा बड़ा है, इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा? सर, बेनिफिट मिलेगा। जितना भी दायरा बनाया जाता है ना, ये सिर्फ स्कॉलरशिप के नाम पे बनाया जाता है। जो बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, उन्हीं बच्चों को तो दिया जाता है, उनके अलावा तो बच्चों को नहीं दिया जाता। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में थोड़े से कमजोर हैं, उनके लिए आज तक क्या दिया गया है? 1000 जैसे अभी स्कूल्स खोलेंगे महात्मा गांधी, जिसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगी, बड़ी मारामारी थी अभी स्कूल्स की, तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं आपके लिहाज से कि एजुकेशन को कुछ नहीं मिला? सर, मेरे हिसाब से एजुकेशन को कुछ भी नहीं मिला है। जो मिला है रही सही, एक लड़कियों को स्कूटी दे दी गई है। 1000 स्कूल खोलेंगे महात्मा गांधी, उस पर कोई असर नहीं होगा? सर, 1000 स्कूल खोलेंगे, ठीक है, मैं ये कहती हूँ जब 1000 स्कूल खुलेंगे उसमें बेरोजगारी को भी कमती मिलेगी, लेकिन उस बेरोजगारी में क्या मासिक जो दिया जाएगा वो भरपूर होगा? इसका खुलासा तो कुछ भी नहीं करा। कितना मासिक देंगे? कितना काम लिया जाएगा? कितने टीचर्स को हायर करेंगे? उन टीचर्स का मासिक कितना रहेगा? जो बच्चे हैं उनके स्कूल की फीस अगर कुछ भी नहीं रहेगी तो फिर टीचरों को फीस कैसे दी जाएगी? इसके लिए तो कुछ बताएंगे ना। नहीं, ये देखिए, अभी आप पारुल जी जो कह रही हैं कि बजट में सारी चीज, आप यूनियन बजट में भी देखेंगे, किसी भी स्टेट के बजट में देखेंगे, वो सारी चीजें नहीं होती हैं कि अगर स्कूल खोली गई, इसमें इतने की दरी मिलेगी, इतने की बाल्टी आएगी, इतना टीचर को मिलेगा, इतना टीचर लगेंगे। वो अनाउंसमेंट का एक पार्ट होता है, वो अपन उस पर बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि 1000, क्योंकि पिछले दिनों जो देखे थे लॉटरी सिस्टम से एडमिशन हुए महात्मा गांधी स्कूल में, हम लोगों ने भी प्राथमिकता से उठाया था कि एटलीस्ट प्रदेश में महात्मा गांधी स्कूल खुलने चाहिए। ये स्कूल पहले बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे भी खुले। एक दिल्ली में जो मोड है, अगर राजस्थान उसको उसी तर्ज पे अगर राजस्थान में भी खोल रहा है इंग्लिश मीडियम से स्कूल, क्योंकि हर बच्चा, हर पेरेंट्स की उसकी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन हर नहीं पढ़ा पाता है क्योंकि फीस बहुत मोटी होती है। पारुल जी, मुझे लगता है कि उस नजरिए से हम देखें तो एक बड़ी राहत कही जा सकती है उन पेरेंट्स के लिए जो वास्तव में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जूझ रहे थे। अनुपमा जी, राजस्थान में मेडिकल कॉलेज कंप्लीट सभी जिलों में, अनाउंसमेंट से कह सकते हैं? अनाउंसमेंट से कह तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस आपने घोषणाएं कर दी हैं। मैं इसमें एंटी गवर्नमेंट कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। मेडिकल कॉलेज होता है तो एक बड़ा अस्पताल उसके साथ में होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी सुविधाएं होती है, जिससे कि कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भार कम होता है। जैसे कि अधिकतर क्या होता है, सीरियस केसेस जो होते हैं सब जयपुर में उनको रेफ़र किया जाता है, वहाँ पर उनको ड्रेन होते हैं वो। पर अगर हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुलता है, उसका संबद्ध अस्पताल खुलता है, तो उसके अंदर मैं समझती हूँ कि उतनी ही सुविधाएं जो होनी चाहिए, उतनी ही इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, उतनी मशीन्स होनी चाहिए, उतने कैपेबल डॉक्टर्स होना चाहिए, उतना ही नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए जो टेक केयर कर पाए। तो अगर सारी सुविधाओं से लेस होगा, तो अभी जैसे पारुल जी बता रही थी कि ये नहीं बताया जाता कि कितना उसके अंदर मैन पावर होगा। तो अगर प्रॉपर तरीके से वो अस्पताल खोले जाएंगे जैसे कि हमारे जयपुर में है या कोई भी बड़ी सिटी में है, तब तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टेप है, और मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूँ। एक बात आज कही है, मैं मुख्यमंत्री को जब सुन रहा था, क्योंकि अक्सर ये बात आती है कि चिरंजीव योजना में ये बात कोट नहीं की जाती। उन्होंने कहा है कि जो हॉस्पिटल, 2 बार कहा उन्होंने, जो हॉस्पिटल एफिलिएटेड होंगे उन अस्पतालों में अब चिरंजीव योजना का दायरा 25 लाख तक का इलाज होगा। उन्होंने सब हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लिया है, एफिलिएटेड जो गवर्नमेंट से होंगे जिनमें हम इलाज करा सकते हैं। तो इससे कुछ लाभ मिलेगा?
देखिए, चिरंजीवी योजना जो है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है राजस्थान सरकार की, और मुझे लगता है देश में ये एक बहुत अग्रणी और बोल सकते हैं कि एक माइलस्टोन है देश के अंदर चिरंजीवी योजना का। और मैंने पर्सनली देखा है कि लोगों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ भी मिला है, और लोगों ने फ्री में कहीं गरीब लोगों ने, जो मिडिल क्लास हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इसमें फ्री हुए। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मेरा आपसे एक जो पॉइंट है वो ये है कि 4 साल पहले भी जब हमारे रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने घोषणा करी थी कि डेंटिस्ट के लिए 480 पद सृजित किए जाएंगे जो CHC PHC लेवल पर उपलब्ध रहेंगे। उस बात को शायद 4 साल निकल चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी पद सृजित नहीं हुआ, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बार बार सरकार को इस तरफ ध्यान दिलाने के बाद भी जो डेंटिस्ट है उनकी हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है अगर सरकारी सिस्टम में देखा जाए। जबकि सरकार इस बात को खुद मानती है कि कोविड के बाद से जो डेंटल डिपार्टमेंट है, जो डेंटिस्ट की का जो कंट्रीब्यूशन है वो जनरल हेल्थ में बहुत ज़्यादा बन गया। जिस तरीके से म्यूकर माइकोसिस वगैरह के केसेस आए थे, पर स्टिल उसके बाद भी CHC PHC लेवल पर डेंटिस्ट की तो पोस्ट ही नदारद है। और फिर हम क्या फ़ायदा है जब हम इतने सारे CHC PHC लेवल पे ये सब खोल लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, नाम के लिए नहीं होने मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है, क्योंकि आज भी स्थिति ये होती है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब कभी यहाँ पे आती है देखने के लिए, या फिर उसके रूल्स भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम एक हॉस्पिटल से दूसरे में, दूसरे मेडिकल कॉलेज से तीसरे में, इस तरह से स्टाफ का ट्रांसफर किया जाता है। तो हमारे आवश्यकता, बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन और मेडिकल 2 सेक्टर ऐसे हैं कि किसी भी स्टेट को या यूनियन गवर्नमेंट को उस पर फोकस करना चाहिए, कर भी रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही आती है कि अनाउंसमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी कुछ बजट एलोकेशंस भी मुख्यमंत्री ने की है कि ये अगर हम इतना 1000 करोड़ की जैसे बात कही है कि 3 मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, उसके लिए बजट एलोकेशन 1000 करोड़ रुपए का रख रहे हैं। चलिए, पॉलिटिकल हम रिएक्शंस भी लेंगे। श्याम झा हमारे साथ में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। जी श्याम जी, पहला रिएक्शन बजट पे। देखिए, ये बजट कम और चुनावी घोषणा पत्र लगा हमें। आप उठा करके देखेंगे तो पिछले बजट में जो आपने घोषणाएं की उसमें कितने प्रतिशत आप काम कर पाए, महत्वपूर्ण वो है। धरातल पर क्या आपने पिछले बजट में 500 राजीव गांधी विद्यालय खोलने की बात की थी, खुले कितने? 3। इस बार आपने 1000 की घोषणा कर दी, खुलेंगे कितने वो महत्वपूर्ण है। नहीं, 3 नहीं खुले, काफी खुले हैं, संख्या के आप खुले आप और बड़ा बेनिफिट। उसमें मैं एक बात जरूर कह दूंगा कि बात सही है कि आप लोगों के वक्त विवेकानंद मॉडर्न स्कूल थे, इन्होंने उसका नाम बदल करके वो कर दिया, लेकिन स्कूल खुले हैं। स्कूलों के तो हमने भी स्टोरी योगेंद्र जी, स्कूल खुलना, जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ स्टूडेंट नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो खुलने का मतलब स्कूल चले, संचालित हो। शिक्षकों की कितनी कमी है आपको पता है योगेंद्र जी, पूरे प्रदेश में एक स्कूल में एक व्याख्याता 200 बच्चों को पढ़ा रहा है, ऐसी स्थिति है। पेड़ के नीचे स्कूल चल रहे हैं, ये स्थिति है राजस्थान की। तो आप ऐसी स्थिति में घोषणाएं करते जाएं, वो बात ठीक है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन धरातल पर आप चिरंजीवी योजना में आपने 25 लाख कर दिया। कई प्राइवेट हॉस्पिटल, आप मेरे साथ चलिए, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि चिरंजीवी योजना का हमारे यहाँ पे इलाज नहीं होता। वही मुख्यमंत्री ने आज कहा है, क्योंकि यह बात कई बार उठती है, हम लोगों को भी लगता है, किसी व्यक्ति को आप कहोगे कि निःशुल्क इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई भी जाएगा, बात सही, क्योंकि सरकार ने कहा है। अब उनका साफ कहना है कि जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होगा, जिनका एफिलिएशन होगा, उन हॉस्पिटल्स में। वही बात है, आज अगर राजस्थान में कोई हॉस्पिटल है तो सभी हॉस्पिटल को एफिलिएटेड कीजिए ना। आप क्या चयनित करेंगे, किसी का एक्सीडेंट हुआ वहाँ चयनित करेंगे, किसी को इमरजेंसी चयनित करेंगे कि अब वो कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ जाना है? जो नियर बाय हॉस्पिटल है वो जाए, वहाँ इलाज मिले। अगर प्रदेश में वो हॉस्पिटल है तो उसमें ऐसा क्या है जो वो चयनित में नहीं है? चयनित होना चाहिए, सभी हॉस्पिटल को करना चाहिए। तिवारी साहब, नंबर आपका है, जवाब आपको देना। हमारे साथ जो जितने लोग बैठे हैं उनका कहना है कि मिलीजुली प्रतिक्रिया है। आपके साथ ही श्याम झा साहब कह रहे हैं कि ये तो बजट कम, चुनावी एजेंडा ज्यादा है। योगेंद्र भाई, श्याम झा के पास कहने के लिए एक शब्द नहीं है खिलाफ में। राजस्थान के निर्माण के बाद में जो आज हमारे जननायक अशोक गहलोत जी ने अपने तीसरे कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया, वो न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसमें हमने बिना टैक्स लगाए, ये विशेष बात है श्याम झा, बिना अतिरिक्त कर लगाए हम जनता को सुविधा दे रहे हैं, मुख्यतया चिकित्सा में, मुख्यतया शिक्षा में, और महिलाओं को दे रहे हैं
नौजवान छात्रों को दे रहे हैं, नौजवान पीढ़ी को दे रहे हैं, खिलाड़ियों को दे रहे हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जहां अशोक गहलोत ने बिना टैक्स लगाए राहत नहीं पहुंचाई? आप कल्पना करो, एक जमाना था गंभीर बीमारी के लिए अगर कोई अस्पताल में आता था, वो अपनी जमीन जायदाद बेच करके या उधार लेकर के बड़े ऊंची रकमों पर बड़े ब्याज दरों पर पैसा लाता था। आज देश में नहीं दुनिया में पहली योजना है योगेंद्र भाई, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से, और हम तो मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से भी, जैसे ओपीएस को हमने देश में पहली बार लागू किया, वैसे आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में आप इसको लागू करो। आम आदमी का अपने घर की बचत का सबसे ज्यादा पैसा चिकित्सा और शिक्षा में खर्च होता है। जो 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज था और साथ में उस व्यक्ति का 5 लाख का बीमा था। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस दायरे को 25 लाख रुपया कर दिया। 25 लाख रुपया सालाना अगर उस परिवार का अगर खर्चा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। आम आदमी को लगता है जैसे कोई देवता ने हमारे लिए एक द्वार खोल दिया, और 10 लाख रुपए का हमने बीमा कर दिया। अगर वो व्यक्ति जिस परिवार में जो चिरंजीवी योजना है उसको अगर जो 5 लाख का हम दे रहे थे दुर्घटना बीमा, 10 लाख रुपए दे रहे हैं। कल्पना करो, ईडब्ल्यूएस में जो आदमी का पहले हमने 850 रुपया सालाना हमने कह रखा था कि जो ईडब्ल्यूएस का है, जो कमजोर आय वर्ग का है, वो 850 रुपये सालाना जमा कराएगा, तब जाकर के हम उनको ऐसा करेंगे, उनको सुविधा मिलेगी। आप कल्पना करो, मुख्यमंत्री ने उनको 850 रुपये भी मुक्त कर दिया। उनसे कहा तू तेरे बाप माता का, पिता का, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, किसी का भी इलाज करा। और बात तो सही है, एमओयू जो हमारे साथ करेगा, ये कोई हिटलरशाही की तो सरकार नहीं, जनतंत्र की सरकार है। जो सरकार की योजना से निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स ने अपना एमओयू कर रखा, वहां ये सुविधा मिलेगी। आप कल्पना करो, जो छात्र परीक्षा देने के लिए हर साल हर परीक्षा में हमको फीस जमा कराता था, फिर जननायक आ गया कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, एक बार रजिस्ट्रेशन कराना और जो तुम प्रतियोगिता की परीक्षा देना चाहते हो आपको कभी दोबारा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जो छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, हमने उनसे कहा 75 किलोमीटर की अगर आपको कहीं जाना है, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। छात्रों के साथ में कितना बड़ा रियायती की है। चलिए मैं लौटूंगा, तिवारी साहब वापस लौटूंगा आपके पास में। जिले बनेंगे, जो लोग सोच के बैठे थे उनके लिए फिलहाल झटका कहूंगा मैं, इसको झटका इस वजह से कहूंगा, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद, लेकिन अभी भी वक्त बाकी है। वक्त कम मिलेगा जब बजट रिप्लाई पर मुख्यमंत्री बात करेंगे, बजट बहस का जवाब देंगे, उस दौरान कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि मेरा जिला बनेगा। खैर चलिए देखें, बहुत सारे आंदोलन भी चले। वापस हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्हीं का रुख करना चाहूंगा मैं। पारुल जी, कुछ बजट की अच्छाई पे गौर फरमाएंगे आप कि हाँ ये चीजें ठीक है जिसको लेके हम कह सकते हैं कि बड़ी राहत मिलेगी इससे? सर, बजट की अच्छाई के लिए सबसे पहले तो जैसे बुजुर्गों को 500 से 1000 रुपये पेंशन दे दिया गया है, वो बहुत अच्छा है। सफाई कर्मी, क्योंकि सफाई कर्मी अगर ये लोग भर्ती करेंगे तो उसमें देश का ही उद्धार है। बीमारियां कम होंगी तो लोग जो है मेडिकल में पैसा कम देने की बजाय और जगह रिसोर्सेज अपना अच्छा बना देंगे, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा बोला है। ईआरसीपी में जो 13,000 का उन्होंने भर्ती का कराया वो बहुत अच्छा है। और मैं वापस से उस मुद्दे पर आऊँगी कि जो हमारी पहले बात हुई थी कि ये 1000 स्कूल खोलेंगे या जो भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटी सी गुजारिश ये है सर कि आपने जो अभी बजट दिया है वो तो उन्नति है, लेकिन उसका क्या जो पिछले सालों से चल रहा है, आज जो इतने स्कूल्स हैं उतने स्कूलों को और अच्छा बनाए ना। उन्हीं स्कूलों में अगर हम उनकी फीस दर को कम कर दें तो बच्चे क्या पता उन्हीं में ही एडमिशन अच्छा लेकर पढ़ सकते हैं। फिर हम इकोनॉमी से पैसा लेकर 1000 स्कूल क्यों बनाएं? उन्हीं में ही हम सीट्स बढ़ा के उन बच्चों को अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा ये 1000 जो महात्मा गांधी स्कूल खुल रहे हैं, ये बिल्कुल नए खुल रहे हैं। आप फीस कहाँ कम करा रहे हैं? महात्मा गांधी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई होगी और उन स्कूलों की तर्ज पे पढ़ाई होगी पारुल, उन स्कूलों की तर्ज पे पढ़ाई होगी जो सेंट जेवियर स्कूल की तर्ज पे, जहां एडमिशन के लिए मारामारी होती है, मंत्री और मुख्यमंत्री को सिफारिश करनी पड़ती है। तिवारी जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, जितने भी अब तक राजस्थान के स्कूल हैं,
आप मुझे दावे के साथ कह सकते हैं कि टीचर्स बहुत अच्छी है, सफाई अच्छी है, वहाँ बच्चा बहुत अच्छी एजुकेशन पढ़ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब कुछ हमने कोई स्वर्ग बना दिया, लेकिन आपका मन साफ है, आपका लक्ष्य है कि देश के आम आदमी को आप लाभ देना चाहते हैं। गरीब का बच्चा सेंट जेवियर स्कूल में जा सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हो क्या? अरे ये केंद्र सरकार की आरटी के जरिए जा सकते हैं, जार आरटी। योगेंद्र भाई, जब सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, कल्पना उन्होंने की थी कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जब चमचमाती बिल्डिंगों में गरीब का बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, हम लेकर के आए कानून। मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगी कि अगर हम विद्यालय स्टूडेंट के माध्यम से देखें तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो बजट दिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं देके राजस्थान के इंफ्रा पे काम किया है। अगर इस बजट को देखें तो आज हमारा मूल आधार कौन है? स्टूडेंट, बच्चे। उनके लिए विद्यालय खोलने की बात करना अपने आप में एक बजट की बहुत अच्छी उसके पीछे की बहुत अच्छी योजना को दर्शाता है। तो यहाँ मैं इनके लिए अपोलॉजी फील करूंगी, मतलब अपोलॉजी फील नहीं करूंगी, ताली बजाऊंगी इनके लिए कि अपने विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय खुलवाने के लिए। और सबसे बड़ी पहल जो आफ्टर दिस कोरोना इस बजट में आया वो ये कि कोरोना में हुए जिनकी पिता का साया उठ गया उनको लिए सरकारी नौकरी की घोषणा अपने आप में एक इतिहास रचता है। मतलब इस चीज के लिए मैं एक बात हो रहा है संविदा कर्मियों को लेकर के, देख दो बातें होती है आजकल हमारे यहाँ पे। गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा संविदा कर्मी, ठेके प्रथा से जो लोग काम कर रहे हैं अब उन्हें संविदा कर्मी का भत्ता दिया जाएगा, यानी कि जो रोजगार का एक फुल टाइम तो नहीं होंगे लेकिन एक संविदा कर्मी की तरह होंगे, क्योंकि वो ठेके के माध्यम से काम कर रहे हैं तो उन्हें अब संविदा कर्मी बनाया जाएगा। दूसरा, हम लोग देखते हैं कि स्विगी, जोमेटो, इन लोगों के लिए एक पॉलिसी बनेगी। बात बता रही हूँ, एक चीज और इन्होंने जो बहुत अच्छी बात करी है, स्टार्टअप इस कोरोना के बाद एकदम से निकल के बाहर आया है, उसमें उसकी लिमिट को 50 लाख करना, मतलब ये एक सराहनीय इनकी बजट में काम है जिसको अपन सोच भी नहीं सकते, अपनी कल्पना भी नहीं थी कि अशोक गहलोत साहब इस बजट को लेके आएंगे। एलपीजी के सिलेंडर को कम करना किसी भी वर्ग के लिए करे, निम्न वर्ग को उठाने के लिए जो योजनाएं बनाई है इसको मैं लिटरली धन्यवाद दूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कुछ ऐसे हमारे इंफ्रा पे जो आगे फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छी अप्रोच करवा सकते हैं, इकोनॉमी को उठा सकते हैं, इस पे इन्होंने बिल्कुल काम किया है। बाकी ये बहुत अच्छा इन्होंने बोला है कि जैसे जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जितने भी भामाशाह कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वहाँ पर 35 लाख का दर था, लेकिन उन युवाओं के लिए जो नया सोचते हैं और अपने राजस्थान और हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए 50 लाख तक का दर करना ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ के लिए ज़ोरदार तालियां। प्लस हाँ, उन्होंने युवाओं के लिए सोचा। आज के पूरे बजट में मैं एजुकेशन से हूँ तो मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी करी है मुख्यमंत्री जी ने। एक जो टेक्नोलॉजी जो आज की युवा पीढ़ी चाहती थी, डिजिटल लाइब्रेरी, उसमें भी उन्होंने खुलवाने की बात कही है जो शायद हर एक स्टूडेंट को राहत देने वाली है। बिल्कुल, बुक्स खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था यूनियन बजट, निर्मला जी ने जब किया था कि इस तरह की लाइब्रेरी होगी, तब भी बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था। ये एक वक्त है, टेक्नोलॉजी के साथ में इन चीज़ों को लेकर के अभी आवश्यकता भी है, इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं विष्णु कुलवाल साहब के पास में। जी कुलवाल साहब, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के ये कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सभी के लिए, बड़े बुजुर्ग, छात्र, युवा, महिला, सभी को लेकर के बजट में देखो होता है, नई बात नहीं होती है इसमें, लेकिन डिपेंड करता है कि आप स्कीम क्या लेके आए। नहीं, गवर्नमेंट अपना प्रयास करती है पूरा, उस पर कोई हमें शक नहीं है उस बारे में। सब अभी जिस संगठन से जिस चीज़ से मैं आता हूँ उसके बारे में सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया। व्यापार उद्योग की बात कर रहे हैं। व्यापार उद्योग में क्या दिया? किसी कुछ दिया तो बता दिया मुख्यमंत्री जी, या उनके प्रवक्ता बैठे हैं वो बता दें आप। हमने माफ की है। किसको किया आपने? विष्णु कुलवाल जी आपने जो किसको किया माफ? आप झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलो। जो आप बजट पढ़ लेना विष्णु भाई, ये कांग्रेस का बजट नहीं, आम आदमी का बजट है। हमने 50 यूनिट बिजली से हमने 100 यूनिट बिजली कर दिया आपके घर में। अभी जो 700 से 750 रुपया का प्रति माह का बिजली का बिल में सब्सिडी मिल रही थी, आप कल्पना करो 100 यूनिट होने से आपको और आम आदमी के घर में जब हमने 100 यूनिट फ्री करी है, करीब 1500 रुपए महीने की बचत हो जाएगी। दवा आपको लेनी नहीं पड़ रही है, जांचें आपको फ्री हो रही है। यूनिट की लाइट है क्या 15 रुपए यूनिट की लाइट? आप कैसे बोले 15 रुपए फायदा हो जाएगा? आप देखो तिवारी साहब, घबरा मत करो, मैं व्यापारी हूँ, मैं गणित जानता हूँ।
आप गुमराह मत करो। आप नहीं, आप एक चीज बताओ, व्यापारी को क्या दे दिया आप लोगों ने? व्यापारी क्या समाज का है? आपका बेटा अगर महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, निःशुल्क पढ़ेगा, पढ़ाओ ना। अरे कब खुलेगा, कब पढ़ाओगे? कब सर सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूं। सर मैं क्लियर करता हूं, आरटी का अपना एक पैरामीटर है। आरटीई में हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आपका एक सैलरी स्ट्रक्चर है, आप उसमें आते हैं तो ही आरटी में जा सकते हैं, हर उद्योगपति नहीं जा सकता। व्यापारी से सवाल है कि व्यापारी हमारी जान है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, पैसा वो देगा तो आम आदमी भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन जान तो नाराज है। आप एक चीज बता दीजिए, व्यापारी को क्या दिया? टैक्स हम देवे, इनकम टैक्स हम देवे, और आज कोई तरह से गलती हो जाए तो सजा हमको मिले। क्या दिया आपने व्यापारी को? क्या केंद्र सरकार ने दिया? मैं एक बार सुने नीलम जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। आफ्टर जीएसटी लोग ये कहते हैं कि राज्यों पर आप स्टाम्प ड्यूटी फ्री कर सकते हैं या फिर आपका रेवेन्यू से जुड़ा जो मैटर है वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चीजें चली जाती हैं, आप वेट कम करके फ्यूल प्राइस को कम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के पास मेरा तो बहुत कुछ है राज्यों के पास देने के लिए। अगर होता तो आज हमारे बजट में वो साफ दिखाई देता। राज्य की जो फाउंडेशन है अपने इकोनॉमी को लेके वो बहुत पूरी तरीके से खोखली है और ये सबको पता है। ना तो आज हमारे ऊपर केंद्र सरकार पे इतना कर्जा होता और ना राजस्थान सरकार पे होता, तो ये तो झूठ वाली बात रहेगी। रही टैक्स और वेट, ये जो मैं इनकी विष्णु जी की सर की बात से एक से पूरी तरीके से एग्री करूंगी। अगर आप व्यापारी को हमारे राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहते हो तो क्या आप रीढ़ की हड्डी को तोड़ के इस व्यापार को खड़ा करोगे, राजस्थान को खड़ा करोगे? लगाया नहीं नहीं टैक्स टैक्स एक मिनट मैं बोल लूं सर। आ रहा हूँ तिवारी जी, आ रहा हूँ। मैं आपको एक बात बोलती हूँ। आप बोल रहे हो मैं आपको चूल्हा दे रहा हूँ, आप रोटी बनाओ, और आटा तो है ही नहीं। अब आप उस स्लैब की बात कर रहे हो कि आप पे टैक्स नहीं लगा। टैक्स बनाने के लिए इन व्यापारियों को उनको रॉ मटेरियल या उस किस चीज की सुविधा दी है? ऐसा कौन सा आज हमारे व्यापार में आने वाले लोन पे सुविधा दे दी? एक टैक्स उस बात की बात कर रहे हो आप। पहले तो हमारा फाउंडेशन क्रिएट होगा, फिर मकान बनेगा, या मकान बन के फाउंडेशन क्रिएट होगा। तो जो इन विष्णु जी का पेन है वो व्यापारी और एमएसएमई डिपार्टमेंट के लोगों का है, और जिसमें मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत ही इस बात से करी थी। मैं कहीं डिनाई नहीं कर रही, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने महिलाओं पे, अपने बुजुर्गों पे, इनफैक्ट बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया, बट व्यापारी जगत के लिए एक भी ऐसी लाइन, मैं कंटिन्यूसली उनका जब से बजट आया उनके सामने टीवी में बैठी हुई हूँ, व्यापारी जगत के लिए, क्योंकि मैं भी एक व्यापार हूँ। अगर मैं अपनी पर्सनली लेवल पे बात करूंगी तो हमारे लिए सुख सुविधाओं की कोई भी ऐसी एक अपनी भाषा में एक लाइन नहीं बोली है जिसमें मैं ये बोलूं कि रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए कुछ सहारा हमारे मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से मिला है। जी बताइए। नीलम क्या कह रही है? मैं कह रहा हूं ये बजट गरीब और मध्यम वर्ग को समर्पित है। आपके भरोसे तो देश चल रहा है। अरे आप अगर पांचवी सीढ़ी पे, तो जो पहली सीढ़ी पे खड़ा है उसको आप साथ लाने की आप मदद नहीं करोगे क्या? व्यापारियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की हम निर्माण करने की बात करते हैं, कॉलोनी की बात करते हैं। आपने स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी। 70 साल से उम्र का आदमी अगर अपने बच्चों के नाम, अपनी पुत्र वधू के नाम अगर वो जायदाद को गिफ्ट करता है तो हम टैक्स नहीं लेंगे। ये व्यापार से संबंधित तो आपको, और 50 लाख तक का जो स्टार्टअप है उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। हमने कई चीजों पर स्टाम्प ड्यूटियां कम कर दी है। तो व्यापारी के घर में बैठ करके तो सरकार कुछ देगी नहीं। आप तो खुद उद्यमी है, उद्यमी के भरोसे तो आप लोगों को नीचे के स्तर वालों को आगे बढ़ाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं उन लोगों का भी ध्यान रखो जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सरकार लोक कल्याणकारी सरकार देश में, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सबसे पहले जो पिछली लाइन में खड़ा है, कतार का सबसे पिछली लाइन का आदमी है, जिसके तन के ऊपर कपड़ा नहीं है, जिसको दवा की जरूरत है, जिसको खाने की जरूरत है। आज 75 साल का हम अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी देश की केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांट रही है। ये भी मजबूरी हो किसी भी सरकार की, कोई अच्छाई थोड़ी होती है। इसी प्रकार हम चिकित्सा पर, शिक्षा पर अगर कोई बजट में प्रावधान रखते हैं तो उनके लिए खड़ा करना पड़ता है। श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी बड़ी तारीफ की है कि गवर्नमेंट यूनियन हो चाहे स्टेट हो, जनहित में काम करती हैं, तो आप भी दो अल्फाज बोल दीजिए इनके लिए। देखिए, तिवारी जी जो कहना चाह रहे हैं कि जो बिल्कुल लाइन का पिछला आदमी
जिसके तन पे कपड़ा नहीं है। आज अमृत महोत्सव का इन्होंने उल्लेख किया कि 75 साल मना रहा है देश, तो 75 साल में 55-60 साल आपने राज किया। अरे सुनो ना यार, सुनो ना तिवारी जी, थोड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता रखो यार। में आपके पास सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं था। आज अगर हमारे बाप दादाओं से कहे कि झोपड़े में रहता था मेरा दादा, इससे आप गाली देने सर मैं आपके पास में लौटूंगा, श्याम जी अपनी बात पूरी करें। तिवारी जी आऊंगा, तिवारी जी आऊंगा। बजट आप लोगों का है, आप तो सुनिए, अभी श्याम जी को बोलने दी, शुरुआत ही की अभी तो इन्होंने। बिल्कुल बर्दाश्त की क्षमता ही नहीं है तिवारी जी, आप इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? सुनने का भी थोड़ा सा मादा रखेंगे। तो इतने साल आपने जो शोषण किया देश का, तो आपको वो सोचना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए था। ये शब्द कहने से पहले आपने इतने सालों में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया होता। देश को लेकिन आज आर्थिक ताकत अरे बनाई भैया, थी श्याम झा। उनको चुप कर दो थोड़ी देर के लिए, आप बोल लीजिए। हमने सामरिक क्षेत्र में इंदिरा गांधी का जमाना देखा नहीं आपने। सन 47 में जो देश आजाद हुआ, वो सन 62 में हार। सर हम राजस्थान के बजट होते सर, प्लीज हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। मैं तिवारी जी मैं माफी चाहूंगा, मैं केवल फोकस करना चाहूंगा राजस्थान का बजट, मैं दूसरी चर्चा नहीं चाहता हूं। श्याम जी, बजट में जो घोषणाएं आपने 4 साल पहले चुनावी घोषणा पत्र में किए, ना वो वादे कर पाए, ना पिछले बजट के वादे पूरे कर पाए, तो इस बजट में आप ऐसा क्या विशेष है जो आप कर जाएंगे? पिछली बार आप 500 राजीव गांधी विद्यालय खोलने वाले थे, कितने खुले मालूम नहीं। अरे रुको तो सही यार, अरे ऐसे कहने से नहीं होगा, ऐसे चिल्लाने से नहीं हो जाएगा कि 85% हो गया, 85% हो गया। किसानों का ऋण माफ नहीं हो पाया आज तक, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। अरे सुनो तो सही यार, अरे सुनो तो सही यार, जोड़ करके कहा तो ये प्रधानमंत्री एक बार मैं तिवारी साहब आऊंगा। अरे बीपी बढ़ जाएगा तिवारी जी, थोड़ा तसल्ली रखो। श्याम जी को सुनिए एक बार आप। बीपी बढ़ जाएगा तिवारी जी। राहुल बाबा को ये चीज समझानी चाहिए थी कि कौन सा ऋण कौन से केंद्र का है या राज्य का है, कि 10 तक गिनती गिनेंगे और ऋण माफ हो जाएगा। अरे भैया उनको थोड़ा ज्ञान तो दो। ऊपर से अशोक गहलोत जी रईस है, 4 साल से जो राजस्थान में चल रहा है, जो खींचतान का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ना किसी पे ये कटाक्ष व्यक्तिगत नहीं है, जो राजस्थान पूरा राजस्थान एक खेल देख रहा है। बहुत लंबा चला मोहब्बत का काफिला, बहुत लंबा चला मोहब्बत का काफिला, ना मालन ऊंट से उतरी, ना गुजरों ने पीछा छोड़ा। तो ये तो झेल रहा है पूरा राजस्थान इस चीज को, कुर्सी का जो खींचतान है उसको झेलते झेलते 1,55,000 करोड़ का कर्जा पिछले 4 साल में। सर अब देखिए, किसी भी प्रदेश की जनता का बड़ा जुड़ाव होता है कि आज बजट आ रहा है, हमारा बजट मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा। लोग देखते हैं किसी भी गवर्नमेंट का बजट हो, हम लोग कहां से कहां चले जा रहे हैं। देखिए उससे पता लगता है कि वास्तव में बजट के प्रति हमारे पॉलिटिशियंस कितने गंभीर हैं। श्याम जी को अपनी बात करनी दीजिए, आप अपनी बात करिए। आई थिंक अगर बजट पे हम फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए योगेंद्र जी वो भी कुछ कहना चाहते हैं। कहूंगी सारा बजट हो गया, सारी चीजें हो गई हैं। सबसे ज़रूरी जो बजट में चीज़ चलती है वो चलती है पेट्रोल की। हम आज भी राजस्थान में रह के हरियाणा में जाके पेट्रोल भरवाते हैं, क्यों? वहाँ का दर कम है। कहाँ था आज? पेट्रोल, डीजल, ये सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ है। ये चीज़ अभी तक भी आपको लगता है इसमें वैट कम करना चाहिए था? जी भार्गव जी ने जो बात कही है, आप पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में, एशिया में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। आपने क्या राहत दे दी? आपको राहत देनी चाहिए थी, बिजली के दाम कम करने चाहिए थे, इंडस्ट्री लगती। इंडस्ट्रियलिस्ट राजस्थान में आने से इसलिए कतराते हैं कि बिजली के दाम सबसे ज़्यादा है एशिया में, कैसे सर्वाइव करेंगे? पेट्रोल डीजल अगर आप कम करते तो उसे कुछ आवागमन में अगर सुविधा मिलती तो महंगाई में कहीं ना कहीं उसका भी फायदा मिलता। लेकिन उसमें कहीं आपने इस तरह की कोई घोषणा, क्या आपने सोच विचार कुछ नहीं रखा कि हमें ऐसा करना चाहिए? कारखाने खुलते राजस्थान में, रोजगार का अवसर मिलता, रेवेन्यू मिलता स्टेट को, लेकिन नहीं। पिछले कुछ 2-3 सालों में 1,55,000 करोड़ का भार बढ़ा है राजस्थान सरकार पर। उस पर सोचना चाहिए था कि राजस्थान पे जो कर्जा है वो कैसे कम हो, उसको पाटने की कोशिश कैसे करें। केवल घोषणाएं कर करके अरे भैया धरातल पर काम तो करिए। घोषणाएं तो हम तो सुनते आ रहे 4 साल से, हमारे तो कान में से खून आने लग गया सुन के। कब तक सुने? जी मैं एक बात में नीलम जी आपके पास में आना चाहूंगा। अनाउंसमेंट पहली बार हो रही है कि बीजेपी के वक्त भी कुछ होती हैं?
सर हर जगह कोई भी सरकार आए, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी पे कटास नहीं करूंगी, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या दूसरे राज्यों की सरकार दूसरे हो। राज्य की सरकार हो, हर कोई भी नेता अपनी राज्य की जनता या वहाँ से जुड़े लोगों के व्यापारी जगत को हर्ट नहीं करना चाहेगा, या उनसे ऊपर जाके कभी राजस्थान का भी बुरा नहीं करना चाहेगा। तो पहले तो बजट को हमें ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में काम हुआ हम उनके बारे में बखान करें, और जिन क्षेत्रों में काम होना चाहिए था उनकी हम गुहार करें, क्योंकि ये साल भर का बजट है, जितना इम्प्लीमेंटेशन होता है हो जाता है, फिर नेक्स्ट एक बजट आता है। तो फोकस उन व्यापारियों को, मैं एक 40 से अपने आप को रिप्रेजेंट करवाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 जगत की जितनी भी 40 लोगों की जो उद्यमियों है, उनकी जितनी भी अगर हम व्यापार जगत की अपनी प्रॉब्लम सरकार के पास लेके जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो वहाँ सुनवाई होती है। बट इस बजट में भी प्री बजट हम लोगों ने काफ़ी कुछ अपने बारे में लिख के दिया था। तो मेरा जो अंदर का दर्द है, जो पेन है, वो केवल इतना सा ही है कि बहुत सारे बजट में बहुत सारी चीज़ों को काम हुआ है, और ये जिस तरीके के डिस्कशन हो रहे हैं उससे तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि रिजल्ट आएगा तो अपने आप सामने चीज़ें आएंगी कि इस बजट पे कितना काम हुआ। तो इस बजट पे काम के लिए कहने के लिए हमें भी पूरा साल बचा है। बजट अच्छा है या नहीं है, इसी मुद्दे पे नीलम जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि कब कहता है सूरज देखो मैं निकल आया, लोग कहते हैं कि देखो सूरज निकल आया, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए तभी। कहने का मतलब ये है कि बजट पारित करना ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे जब पानी वाष्प बनता है तो कोई नहीं देखता, आपने देखा तिवारी जी, आपने देखा श्याम जी, कभी नहीं देखा, लेकिन जब बारिश होती है तो हर किसी को फील होता है। तो बजट की जो ऐलान है वो ऐसा ही होना चाहिए कि आज हमने कर दिया तो इसका रिजल्ट पूरी जनता देखे, तो बात है हमारे मुख्यमंत्री जी में। जी श्याम जी कुछ कहना चाहते जी बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय था, जो पेपर लीक वाला मामला, उस पर उन्होंने एक टीम गठित करने की बात की है। लेकिन मुझे इस चीज़ से ये लगता है कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए, उस पर काम करने की आवश्यकता थी। यानी वो कहना चाहेंगे पेपर तो लीक होंगे ही, हम उसको टीम गठित करेंगे कि पेपर लीक पे कार्रवाई के लिए। देखिए, इसके लिए मैं दो चीज़ों को लेकर के मैं कोट करना चाहूँगा। आई थिंक सभी राज्यों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हम सब लोगों को भी सोचना चाहिए कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और पेपर लीक, कोई सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि मेरे वक्त पेपर लीक नहीं हो सकता। ये गैंग्स ऐसी बन चुकी हैं, इनकी जड़ें तोड़ना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में एक ऐसे नासूर बनेंगे ये। महिला अपराध को लेकर 75 से 80% परिचितों के माध्यम से अगर घटनाएं घटित हो रही हैं तो क्या होगा। मुझे लगता है कि समाज में जिस तरह की स्थितियां बन गई है उस पर बजट पे नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में जो स्थितियां बनती जा रही से निपटे कैसे। मैं एक बार, दो महिला हमारे साथ में इस वक्त, नीलम जी और पारुल जी। नीलम जी, लगता है कि ये एक ऐसा मैटर है महिलाओं को लेकर के पार्टी से अलग हट करके हमें कुछ विचार करना पड़ेगा, क्योंकि समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है ये। बिल्कुल, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हर घर में पल रही उस बहन बेटी का मुद्दा है, जो हर गली मोहल्ले में, चाहे वो गांव हो। आप इस बजट से तो इस चीज़ को थोड़ा सा, ये ट्रैक अलग है और हम अलग मुद्दे पे जा रहे हैं, बट फिर भी मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि सुरक्षा जो है वो एक अवेयरनेस का मुद्दा है, जो हर घर से शुरुआत होनी चाहिए। हाँ, इस पर भी अगर गवर्नमेंट हमें कुछ बजट दे सकती है तो सोने पे सुहागा होगा। निर्भया फंड है, मैं इसमें लेकिन जरूर सरकारों को कटघरे में खड़ा करूंगा। निर्भया फंड हमारे पास में करोड़ों रुपए उसका लैप्स हो जाता है, यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि उसकी पॉलिसी बननी चाहिए, जब पैसा आपके पास में है आप उसको यूटिलाइज करिए, और अपराध को लेकर के आप पुलिस के बड़ी फौज भी खड़ी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखना चाहिए कि हाँ, वास्तव में अगर कोई अपराधी, उसकी रूह कांपने लगे, यानी कि तभी जो आपका स्लोगन है अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, वो तभी सार्थक होगा जब ऐसे हालात बनेंगे। खैर, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर, उन तमाम सेक्टर्स को छूने की कोशिश की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने लगभग 3 घंटे के बजट स्पीच में। ये रिकॉर्ड बताया जा रहा है अब तक का। कुछ हर्डल्स रहे इस मामले को लेकर। बजट से पहले भी राजस्थान विधानसभा एक इतिहास रचा, जिसमें 2 बार बजट शुरू होने से पहले विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। स्थितियां कुछ इसी तरह की बनी थी, वो देखेंगे आप। लेकिन फिलहाल हमने बजट पे चर्चा की है कि बजट में किसको क्या मिला। हमारे जो साथी, हमारे साथ हमारे गेस्ट जो बैठे हैं, वो 11 बजे से दिल थाम करके बजट का इंतजार कर रहे थे। कुछ स्थितियां ऐसी बनी, 1-1.25 घंटा विधानसभा में जाया हुआ, उसके बाद से लगातार बैठे हुए थे। मैं तमाम हमारे अतिथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बजट विशेष में इतना ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।